नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 53 और टाइटल नंबर 3.3 साइंस की हम शिक्षण शास्त्र के बारे में यानी पैडागॉजी ऑफ साइंस यानी विज्ञान का शिक्षण शास्त्र हम आज डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है वो पैडागॉजी ऑफ साइंस यानी साइंस के बारे में। जो आप जूनियर स्तर पर जाते हो 30 सवाल होते हैं, उसमें से 10 सवाल साइंस से शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि किन किन चीजों की हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक साइंस टीचर को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को साइंस बहुत सरल तरीके से भी ना पढ़ाया जाए कि उसका मतलब बदल जाए, और इतना कठिन या कॉम्प्लेक्स भी ना किया जाए टर्मिनोलॉजी को, ताकि बच्चे को लगे कि ये सब नई दुनिया की के शब्द है, नई दुनिया की टर्मिनोलॉजी है। तो पहले हम जाने कि साइंस है क्या। आपने पढ़ा होगा प्रकृति के बंद तालों को खोलना। जो नेचर में पैक्ड है, हमें नहीं पता है वो सब क्या है, उसको अगर ओपन कर दे तो क्या है, वही तो साइंस है। तो साइंस एक अद्भुत या विस्मयकारी गतिविधियों को उजागर करता है या दिखाता है। आपने देखा होगा कई बार मैजिशियन आते हैं और वो क्या करते हैं, कहीं अपना मिट्टी उठा करके उसको कहते हैं देखो हमारी फूंक मारने से जल पड़ी। कोई स्पिरिट को अपने हाथ पर डालता है और जला लेता है और कहता है देखो हमारा हाथ नहीं जल रहा। तो ये सारी गतिविधियां क्या है, ये विज्ञान का चमत्कार है, जिसके द्वारा क्या है वो व्यक्ति उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी जानता है कि स्पिरिट का जो ज्वाला है वो ठंडा होता है। सोडियम जब हवा से रिएक्शन करता है तो वो सुलगने लग जाता है, जलने लग जाता है। और जो नए लोग हैं, साइंस को नहीं समझते हैं, या छोटे बच्चे हैं, वो साइंस के इतने विस्मयकारी पहलुओं को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक या अजूबा टाइप का होता है। तो एक टीचर किस प्रकार से इस साइंस को बच्चों तक पहुंचाए कि नॉर्मल गतिविधियों के द्वारा, बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा उनको कठिन से कठिन जो भारी भरकम सिद्धांतों के रूप में किताबों में लिखा गया है वो कैसे जाने और कैसे समझे। अक्सर ये मानना होता है कि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बालक को अंधविश्वासों से, गरीबी से या जो स्टीरियोटाइप की प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर लाने में बड़ा मदद करता है। अगर हम भविष्योन्मुखी समाज की चर्चा करें, यानी जो भविष्य की ओर अग्रसर समाज है उस पर अगर हम बात करें, तो आने वाली दुनिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से या साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होगी, बहुत ज्यादा उसके ऊपर आश्रित होगी। अब यहां बात आती है कि कैसे, अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में साइंस और ज्यादा एडवांस या मॉडर्नाइज्ड होगी, लेकिन वो साइंस के जो पॉजिटिव पहलू हैं उनके साथ साथ जो उसके साइड इफेक्ट हैं ये भी बच्चे जाने, छोटी उम्र से जाने, या जो बच्चे साइंस की फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं होते, जो कक्षा 8 या 10 तक अनिवार्य रूप से साइंस पढ़ते हैं, उनको साइंस कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो अपने जीवन की समस्याओं को, जीवन में बहुत सारे जो अजूबे हैं, जो विस्मयकारी परिस्थितियां हैं, उनके प्रति अपनी समझ कैसे विकसित कर पाए, ये साइंस के टीचर को शिक्षण शास्त्र के माध्यम से समझना होगा। हम टाइटल नंबर 3.3 विज्ञान यानी पेज नंबर 53 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। प्रकृति के अद्भुत एवं विस्मयकारी पहलुओं के प्रति मनुष्य की आरंभिक समय से प्रतिक्रिया रही है। प्रकृति के जैविक और भौगोलिक वातावरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन, सार्थक प्रतिमानों और संबंधों की खोज, प्रकृति के साथ अंतःक्रिया के नए उपकरणों का निर्माण एवं उपयोग तथा विश्व को समझने के लिए अवधारणात्मक मॉडल की रचना। मतलब विज्ञान क्या है, विज्ञान सारी दुनिया को जानने, समझने या फिजिकल वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और मॉडल्स बनाए हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं। आगे लिखा है कि आधुनिक विज्ञान का विकास इसी प्रकार से हुआ, या हम ऐसे कह सकते हैं कि विज्ञान की जो अवधारणा है वो इसलिए प्रकट हुई कि ये पूरी दुनिया या ये जीवधारी कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं, कैसे लाइफ स्पेन को कंप्लीट करते हैं, इन सबको प्रैक्टिकली समझने के लिए
प्रायोगिक तौर पर जानने के लिए साइंस ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और नियम दिए हैं। आगे लिखा है कि विज्ञान की पद्धति में कुछ ऐसे चरण हैं जिनका होना बहुत जरूरी है, जैसे अवलोकन ऑब्जर्वेशन, बारंबारता यानी रिपीटिशन, प्रतिमान यानी मॉडल, परिकल्पनाएं यानी खोज और परिकल्पनाएं, और गुणात्मक व गणितीय मॉडल्स बनाना, जिससे क्या है नियंत्रित तरीके से विभिन्न प्रकार के आयामों को जाना और समझा जाए। एक प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी समाज में विज्ञान सचमुच मुक्तिदायी की भूमिका निभा सकता है। देखिए, आप जब बच्चे होंगे तो कई बार एग्जाम ऐसे लिखे होंगे, निबंध पढ़े होंगे कि विज्ञान अच्छा नौकर है लेकिन खराब मालिक है। ज्यादातर साइंस की ओरिजिन नीड को या जो समस्या है उसको दूर करने के लिए उसकी डिस्कवरी होती है। इंसान के कामों को सरल करने के लिए साइंस के नियमों को बनाया जाता है या कोई नई चीज खोजी जाती है, लेकिन वो बेनिफिट में कम और मिसयूज में ज्यादा प्रयोग होती है। इसलिए हमें क्या होगा, साइंस की पेडागॉजी में इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी संज्ञानात्मक वैधता क्या है, उसकी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल वैलिडिटी क्या है, उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इन सब चीजों को समझना चाहिए। एक स्टोरी छोटी सी हम लेते हैं 54 नंबर पेज पर, उससे क्लियर होगा कि विज्ञान है क्या और इसको हमें कैसे समझना चाहिए। अक्सर शिक्षकों के मन में यह धारणा होती है कि जो बच्चे पिछड़े हैं, गरीब हैं, इंटीरियर जगहों से आए हैं, आदिवासी प्रवृत्ति के बच्चे हैं, इनको शायद विज्ञान नहीं आता, शहरी बच्चों को विज्ञान ज्यादा आता है। ये बड़ी मुश्किल वाली समस्या है कि गांव के बच्चों को विज्ञान नहीं आता, शहर के बच्चों, इसमें जो भेदभाव पैदा होता है इसी को पेज नंबर 54 पर डिस्क्राइब किया गया है। इसमें टाइटल दिया गया है टेबल का, विद्यार्थी कौन सा जीव विज्ञान जानते हैं। ये विद्यार्थी विज्ञान नहीं समझते, ये वंचित पृष्ठभूमि से हैं। अक्सर ग्रामीण व आदिवासी पृष्ठभूमि से आए बच्चों के बारे में हम इस प्रकार के मत सुनते हैं। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है, टीचर अक्सर मानते हैं कि आदिवासी और ग्रामीण बच्चों को विज्ञान नहीं आता। फिर भी देखें कि ये बच्चे अपने दैनिक अनुभवों में क्या क्या जानते हैं। जनाबाई नाम की कोई लड़की है जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक छोटे से गांव में रहती है। वह चावल व अरहर के खेतों में अपने माता पिता की मदद करती है। कभी कभी वह अपने भाई के साथ बकरियों को चराने ले जाती है। उसने अपनी छोटी बहन के पालन पोषण में मदद की है। आजकल वह हर रोज 8 किलोमीटर पैदल चलकर निकट के माध्यमिक स्कूल में जाती है। उसका अपने प्राकृतिक वातावरण से घनिष्ठ संबंध है। उसने अनेक पौधों का भोजन, दवाई, ईंधन, रगने के पदार्थों के रूप में काम में लिए हैं। उसने तरह तरह के पौधों के विभिन्न अंगों का अवलोकन किया है जो घर के धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहार मनाने के दौरान काम में लिए जाते हैं। वह वृक्षों के सूक्ष्मतम अंतर को जानती है और आकार, पत्तियों, फूलों, सुगंध और बनावट के आधार पर मौसमी बदलाव को जान लेती है। वह अपने आसपास के लगभग 100 वृक्षों को पहचान सकती है जो उसके जीव विज्ञान के अध्यापक की जानकारी से कहीं अधिक है। वही अध्यापक यह मानता है कि जनाबाई एक कमजोर विद्यार्थी। देखिए, कोई एक टीचर है जो ये मानता है कि ग्रामीण या जनजातीय बच्चे विज्ञान नहीं जानते, लेकिन ये बच्चे अपने दैनिक गतिविधियों में क्या क्या सीखते और जानते हैं, इस पर इन्होंने चर्चा की है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो घरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ना देखता हो। वो अपनी छत पर रात में छत पर जाता होगा तो वो देखता होगा चांद है, सितारे हैं। दिन में सूरज को देखता होगा, सूरज के मूवमेंट, सूरज के पृथ्वी के घुमाव के कारण सूरज का दिशा परिवर्तन, या विभिन्न प्रकार की बरसात, मौसम, पेड़ पौधे, या जब उसको छोटी मोटी बीमारी हुई होंगी तो उसने चाय, काढ़ा या और कई प्रकार का नीम का पत्ते या और बहुत सारे औषधि पौधों को, या जब पूजा हुआ होगा तो विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग जरूर किया होगा। जब ये बच्चे इतना सारा अवलोकन करते हैं तो इनको विज्ञान का बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन एक जीव विज्ञान का टीचर ये मानता है कि जनाबाई एक कमजोर विद्यार्थी है। क्या हम आगे लिखा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या हम जनाबाई की ऐसी मदद कर सकते हैं ताकि वह अपनी समृद्ध समझ
को जीव विज्ञान की औपचारिक अवधारणाओं में बदल सके। क्या हम यह उसे भरोसा दिला सकते हैं कि स्कूल में जीव विज्ञान किसी अमूर्त दुनिया की जानकारी नहीं देता जो कठिन शब्दों और लंबे चौड़े पाठों में निहित है। यह उसी खेत के बारे में है जिसमें वह काम करती है, उन जानवरों के बारे में जिन्हें वह जानती है और जिनकी देखभाल करती है, उस जंगल के बारे में जिसमें वह रोज गुजरती है। केवल तभी वह वाकई विज्ञान समझ पाए। टीचर का बस इतना काम है विज्ञान सिखाने के लिए कि बच्चे जो रोज दैनिक गतिविधियों में अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, आसपास के वातावरण में जो गतिविधि करते हैं, उस गतिविधि को जोड़ना है किताब के या स्कूल के ज्ञान के साथ। विज्ञान वो सब जानते हैं। वो जानते हैं कि दौड़ते वक्त या कार में बैठने पर जब अचानक एकाएक गाड़ी मोड़ी जाती है तो हम अगर दाहिनी तरफ मोड़ी जाती तो बाईं तरफ झुक जाते हैं। नाव से जब कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है। गोली जब हम बंदूक से चलाते हैं तो पीछे की तरफ झटका देती है। या जब तेज ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो बहुत सारी चीजें यानी कूड़ा करकट या पत्ते उसकी तरफ खींचते हैं जबकि दूर जाना चाहिए। वो देखते हैं कि कैसे एक कोई पौधा या कोई एक सीड जमीन में डाला जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में वो धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। उन्होंने देखा है कि अगर वो खाना ना खाएं तो उनको कैसा महसूस होता है। उन्होंने देखा है जब अच्छा खाना खाते हैं तो उनको कैसे महसूस। विभिन्न प्रकार के उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपनी दुनिया में किए हैं। लेकिन अब वो विज्ञान की समझ उनके अंदर विकसित हो, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है। अगर वो टीचर को टीचिंग पैडागॉजी के बारे में ज्ञान है, यानी शिक्षण शास्त्र का ज्ञान टीचर रखता है, स्किल्ड है, तो वही सारी गतिविधियों को जोड़ेगा स्कूल के साथ, स्कूल की गतिविधियों के साथ कि जैसे तुम देखते हो घरों में सारी चीजों को, वैसे आपको स्कूल में जो किताबों में लिखा है कि फुहारे में ठंडक महसूस होती तो क्यों होती है, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों ऐसे काम करता है, या बंदूक से निकलने वाली गोली झटका क्यों देती है। विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं उन ढेर सारी चीजों को बस किताबी ज्ञान के साथ या स्कूल की गतिविधियों से जोड़कर उन्हें विश्वास दिलाना है कि ये होता क्यों है। वो जानते सब हैं कि ये सब होता है, लेकिन होता क्यों है। बारिश क्यों होती है, पानी लगातार किसकी खोज में बहता रहता है, ये बहुत सारी चीजें वो जानते हैं, देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते ऐसा क्यों होता है। इसी क्यों का उत्तर एक टीचर को देना है। यही विज्ञान का शिक्षण है। हमें विज्ञान में शुद्धता या रटने या अंक लाने के लिए प्रेरित ना करके बच्चे को विज्ञान की गतिविधियों में कॉन्सेप्ट और उसकी प्रोसेसिंग को समझाना बहुत जरूरी है। हम जाने संज्ञानात्मक वैधता यानी कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होती है। यहाँ लिखा है पहला पॉइंट, पेज नंबर 54 पे हैं हम लोग। पेज नंबर 54 पर पहला पॉइंट लिखा है, संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि पाठचर्या की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा व शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास आयु के अनुरूप हो और बच्चे को संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर लाएं। अब देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास, जितनी टीचिंग पैडागॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं वो एज के अनुसार हो। अब बच्चे का स्तर है 5 साल का, 10 साल का, या कक्षा 3 या 4 या 5 का बच्चा है और हम उसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर चले जा रहे हैं, यानी अमूर्त चिंतन पर उसका डिस्कशन करा। उसने बैलगाड़ी को महसूस किया है, झूले पर देखा है, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जीरो ग्रेविटी का कि जब एरोप्लेन क्रैश होता है या अचानक हम किसी लिफ्ट से अचानक जब टूट जाती है तो कुछ समय के लिए भारहीनता महसूस होती, वही जीरो ग्रेविटी है। तो ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो हो सकता है बच्चे की समझ में ना आए। तो ये ध्यान रखना है, उसकी आयु के अनुसार चीजों को सिखाना है। संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि पाठचर्या बच्चों तक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय वस्तु पहुंचाए। आपने देखा होगा कितना अवैज्ञानिक विषय वस्तु बच्चों तक पहुंचती है। ज्यादातर बच्चे जिनके घर में खूब सारे साइंस के पढ़े लिखे लोग हैं, जब चंद्र या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो बच्चे जब खेल कूद उछल कूद करते हैं तो उनको डांट पड़ती है। डांट इसलिए पड़ती है कि ग्रहण पड़ रहा है और ईश्वर के ऊपर इतनी प्रॉब्लम है और तुम क्या कर रहे हो, उछल कूद कर रहे हो। जबकि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, एक अच्छी गतिविधि है, इसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाए। कई बार बच्चे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं और उनके इतने हल्के आंसर दे दिए जाते हैं ताकि बच्चे
को समझ नहीं आता है कि वो चीजों को कैसे करे या कैसे करे। कभी कभार कह दिया जाता है कि तुम इस चीज को मत छूना क्योंकि इसके अगर छुओगे तो तुम मर जाओगे। तो ऐसा डरावना इन्वायरमेंट बना दिया जाता है। साइंस ऐसा नहीं करती, साइंस रियलिटी की तरफ बच्चों को लेके जाती है। आगे लिखा है, इसी में लिखा है, अंतर वस्तु को सरल तो किया जाए, विज्ञान की जो विषय वस्तु है या कंटेंट है उसको सरल किया जाए, लेकिन उसको इतना हल्का नहीं बनाया जाए कि उसकी मूल जानकारी या तो गलत या निरर्थक हो जाए। अब जैसे कभी कभार चांद के बारे में बच्चे पूछते हैं कि चांद पर क्या दिख रहा है ऐसे नग्न आंखों से, तो लोग स्टोरी में सुना देते हैं कि वहां पर एक बूढ़ी माँ बैठी है पेड़ के नीचे और झाड़ू लगा रही हैं। तो इतना हल्का नॉलेज देना अच्छी बात नहीं है। उनको साइंटिफिकली बताया जाए कि क्या है, कैसा चांद है, चांद के ऊपर ऐसा क्यों दिखता है, ये सारी बातें उनको थोड़ा विस्तार में बताई जाए। आगे लिखा है, प्रक्रिया की वैधता यानी प्रोसेसिंग वैलिडिटी के अंतर्गत आवश्यकता है कि पाठचर्या विद्यार्थियों को उन प्रणाली प्रक्रियाओं को अर्जित करने में व्यस्त रखे जिन्हें वैज्ञानिक जानकारी के पुष्टिकरण व सृजन की ओर बढ़ाए और विज्ञान में बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा, सृजनशीलता व पोषण कर सके। प्रक्रिया की वैधता एक बेहद महत्वपूर्ण कसौटी है क्योंकि विद्यार्थी को विज्ञान किस तरह सीखा जाए या सिखाने में सहायता मिलती है। यहां कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग वैलिडिटी पर फोकस किया जाए। प्रोसेसिंग वैलिडिटी का मतलब है साइंस जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है और जिसमें सब कुछ चरणबद्ध तरीके से होता है। बहुत फास्ट और शॉर्टकट साइंस में कुछ नहीं होता, रटने जैसे या याद करने जैसे साइंस में कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखा जाए प्रोसेसिंग वैलिडिटी को, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को चरणबद्ध तरीके से चीजें सिखाई जाए ताकि उनके अंदर इनोवेशन यानी नवाचार और सृजनात्मकता का विकास हो, खूब सारी जिज्ञासा पैदा हो जिससे वो नई खोजबीन या नए सवालों के लिए आगे बढ़ सके। अगला है कि ऐतिहासिक वैधता के लिए आवश्यक है कि विज्ञान की पाठचर्या एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी दे ताकि विद्यार्थी यह समझ सकें कि समय के साथ साथ विज्ञान की अवधारणाएं कैसे विकसित हुई। मतलब यहाँ कहने का मतलब है हिस्टोरिकल वैलिडिटी का कि कोई कॉन्सेप्ट बताया जाए तो उसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाया जाए, उसको बताया जाए कि आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल कैसे दिया, उसको बताया जाए फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने कैसे डिस्कवर किया, उसको बताया जाए कि ब्लड ग्रुप या ब्लड के बारे में किसने सबसे पहले बताया और ये किस प्रकार से, एक्सरे की खोज कैसे हुई, इसका क्या कॉन्सेप्ट था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एडिसन ने बल्ब कैसे बना लिया, ग्राहम बेल के द्वारा जो फोन की चर्चा हुई उसमें डिस्कवरी उन्होंने की या रिसर्च किया तो वो कैसे किया, क्या उनकी थिंकिंग थी। चेचक के टीके की बात हो या मलेरिया के से संबंधित कोई गतिविधि हो तो उन पर थोड़ा हिस्टोरिकल वैलिडिटी मेंटेन रखने के लिए उनके थोड़ा बैकग्राउंड में जाए, डीएनए के बारे में या जीनोम के बारे में बताने की बात या और विभिन्न प्रकार की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात या और बहुत सारी बातें हैं तो उनकी हिस्टोरिकल वैलिडिटी में जाया जाए कि वो साइंटिस्ट क्या सोचता था, कैसे सोचता था, क्या उसके साथ घटना घटी थी। आगे लिखा है पर्यावरण संबंधी वैधता। यहाँ इन्वायरमेंटल वैलिडिटी के लिए बताया गया है कि जब साइंस पढ़ाया जाए तो साइंस के साथ साथ उसका इन्वायरमेंटल इशू के बारे में जरूर डिस्कस किया जाए कि कोई साइंस, आज इतना टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, इतना सब साइंस मॉडर्नाइज्ड चीजें हो गई हैं, इस मॉडर्न सिस्टम ने क्या किया है, पूरी धरती को खत्म कर दिया है। यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन है या फिर कह लो कि और डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, वो किस साइंस की ही देन है। लेकिन क्या कोई ऐसा साइंस है जो क्या करे, कंट्रोल्ड तरीके से चीजों को करे ताकि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे। आगे लिखा है नैतिक वैधता, यानी यहाँ एथिकल वैलिडिटी की बात की गई है। साइंस के द्वारा बहुत कुछ डिस्कवर किया जा सकता है। साइंस आपको क्या करता है कि क्लोनिंग करने के लिए या लेबोरेटरी में किसी एनिमल का क्लोन बनाने के लिए तैयार करता है, लेकिन इसका मिसयूज क्या हो जाए। पेट के अंदर एम्ब्रियो में किसी बच्चे को क्या बीमारी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्यूनोसेंटेसिस नामक टेक्निक डेवलप कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ह्यूमन फिटिसाइड पर यूज किया जाए। मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट एथिकल लेवल पर चीजों को ध्यान रखा जाए, यानी इस सुपर पावर पर ध्यान रखा जाए, नेचर पर ध्यान रखा जाए ताकि विज्ञान
और नेचर के साथ जो संबंध है वो बना रहे और इस धरती के ऊपर जीवन संभव रहे। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके आगे आता है विभिन्न स्तरों की पाठचर्या, यानी कैरिकुलम कैसा होना चाहिए साइंस का, उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा और एक बताते हैं, साइंस की क्लास में क्वेश्चन पूछने की खूब आजादी। वैसे तो पूरे टीचिंग एनवायरनमेंट में खूब सारे सवाल पूछने, बोलने, बातचीत करने, वार्तालाप करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन साइंस की कक्षा में विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछने की आजादी बच्चों को होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक टीचर ने खाली कांच का ग्लास दिखाते हुए बच्चों को बताया कि क्या इसमें हवा है या नहीं, तो कुछ बच्चे कहते हैं हवा, सारे बच्चे एक स्वर में बोलते हैं हवा है। ग्लास को उल्टा कर देता है और पूछता है इसमें हवा है, तो कुछ कहते गिर गई, कुछ कहते पहले ही नहीं थी, कुछ कंफ्यूज हो जाते। टीचर को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इन बच्चों के लिक्विड और सॉलिड पर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन गैस के ऊपर इनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि टीचर ने फिर डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे। क्या शरीर में हवा है, पंखे में हवा है, पोडियम में, बेंच में, दीवार में हवा है या नहीं? कुछ के आंसर आए और कुछ के नहीं आए, लेकिन बच्चे इससे बेहतर सीखते हैं। तो यहाँ साइंस आपको बताती है कि बच्चों की भोली अवधारणाएं टीचर को बताती हैं कि वो किस प्रकार के टीचिंग मेथड का प्रयोग करे। साइंस में सिर्फ किताबी या ब्लैक बोर्ड तक सीमित न कर दिया जाए, बच्चों को भ्रमण पर, फील्ड में या विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, प्रोजेक्ट स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनकी समझ का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए और जो एक्सपीरियंसेस हो कमेंट में लिखते रहिए।